वेलकम बच्चों। आज हम पिछला टॉपिक तर्क दोष को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने 4 प्रकार के तर्क दोष पढ़ लिए थे। अब नंबर 5 है दयामूलक युक्ति। दयामूलक युक्ति दोष तब उत्पन्न होता है जब किसी युक्ति को स्वीकृत कराने के लिए किसी दूसरे के मन में दया उत्पन्न की जाती है। अदालतों में प्राय यह युक्ति दी जाती है जब बचाव पक्ष का वकील जो है तथ्यों की उपेक्षा करके अपने मुवक्किल को बचाने के लिए न्यायाधीश के मन में दया भाव उत्पन्न करता है। जैसे वह कहता है कि जज साहब, आप जो इसके छोटे छोटे बच्चों को क्यों सज़ा दे रहे हैं जो इसके जेल में चले जाने के बाद अनाथ जीवन व्यतीत करेंगे। मैं यह कहता हूँ कि आप इसे सज़ा न दें, वरन कानून का सम्मान करते हुए आपसे आशा करता हूँ कि इन बातों का ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय दें। ठीक है, यानी दया जज के मन में उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि अदालतों में वकील जो है अपने बचाव पक्ष को कि अपराधी को कैसे बचाने के लिए नए नए तथ्य उपस्थित करता है। तो जो वो तर्क उपस्थित करता है वो तथ्यों की उपेक्षा करके उपस्थित करता है, जिसके कारण उसके तर्कों में ये दयामूलक तर्क दोष उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है लोकोत्तेजक युक्ति। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब जन समुदाय की भावना को जगाकर किसी निष्कर्ष पर सार्वजनिक स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे सभी प्रकार के विज्ञापन या चुनाव के दौरान नेताओं का चुनाव प्रचार आदि इसके अच्छे उदाहरण हैं। जब अपनी बात सिद्ध करने के लिए किसी न्याय संगत युक्ति का सहारा न लेकर किसी दूसरे की भावना को उत्तेजित किया जाता है, जैसे अमुक प्रकार का साबुन, अमुक प्रकार का शैम्पू से स्नान करने से आनंददायक अनुभव होता है, किसी संगीतमय दंत मंजन का विज्ञापन, इस तरह से लुभावनी बातों से जन समुदाय में ये भावना जागृत की जाती है कि वे इन चीज़ों को खरीदें, और जन समुदाय जो है इन चीज़ों से प्रभावित भी हो जाता है और वो उनके चक्कर में आकर के इन चीज़ों का उपभोग भी करने लगता है। नेता लोग भी चुनाव प्रचार में बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं और अपनी बात को स्वीकृत कराने के लिए खूब प्रलोभन दिया जाता है। तो इस तरह से जब युक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो वो लोकोत्तेजक युक्ति तर्क दोष कहलाता है। नेक्स्ट है श्रद्धामूलक युक्ति। जब किसी आप्त पुरुष के प्रमाण का सहारा लेकर उसके विषय क्षेत्र से बाहर लिया जाता है तो वहाँ श्रद्धामूलक दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे धर्म संबंधी किसी बहस में डार्विन के सिद्धांत का प्रतिपादन करना या उसका सहारा लेना। या दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कोई राजनीतिक बहस हो रही है उसमें आइंस्टीन की बात का प्रमाण दें। या गांधी जी में श्रद्धा रखने वाला कोई व्यक्ति है तो उनके अहिंसा के सिद्धांत का प्रयोग जो है जीव विज्ञान के क्षेत्र में करने लगे तो ये श्रद्धामूलक युक्ति दोष कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सोपाधिक उपलक्षण दोष। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब कोई सामान्य नियम बिना अपवाद के यांत्रिक रूप से सभी स्थितियों में लागू किया जाता है। जैसे चोरी करना गलत है परंतु भूख से मर रहे व्यक्ति को बचाने के लिए रोटी चुराना सही है। आया समझ में? एक और एग्जाम्पल है, प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक पुस्तक में न्याय की परिभाषा दी है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्ज अदा कर देना चाहिए। अब इस सामान्य सिद्धांत का अपवाद दिया गया है कि जैसे कोई व्यक्ति अपनी सामान्य अवस्था में अपने मित्र के पास अपना कोई हथियार अमानत के रूप में रख देता है और वह उस शस्त्र की तब मांग करता है जब वह अच्छी मानसिक अवस्था में नहीं होता।
अब प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या उसे शस्त्र वापस देना चाहिए? नहीं, ऐसी स्थिति में कोई भी नहीं कहेगा कि शस्त्र देना उचित है। जब ऐसे सामान्य सिद्धांत का उपयोग किसी विशिष्ट तथ्य के लिए तर्क के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसकी आकस्मिक परिस्थिति वहाँ सामान्य सिद्धांत के उपयोग का विरोध करती है, तो तर्क में उपलक्षण दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट है परिवर्तित उपलक्षण दोष, जिसे हम अविचार्य सामान्यीकरण दोष भी कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति कभी कभी घटित अपवाद स्वरूप घटनाओं का विचार करके जल्दबाजी में किसी ऐसे नियम का सामान्यीकरण कर देता है जो केवल उन्हीं परिस्थितियों में ही उपयुक्त है, तो उसके द्वारा किया गया तर्क दोष परिवर्तित उपलक्षण दोष कहलाता है। उदाहरण के लिए, जैसे एक बीमार व्यक्ति है, वो डॉक्टर के द्वारा दी गई नींद की गोलियों के महत्व को देख करके सभी को ही नींद की गोलियां उपलब्ध होनी चाहिए, यह निर्णय ले ले, तो यह परिवर्तित उपलक्षण दोष कहलाएगा। क्योंकि डॉक्टर ने तो किसी परिस्थिति को ध्यान में रख करके, उस बीमारी को ध्यान में रख करके उस दवा का चयन किया है, लेकिन अगर इसको एक सामान्य नियम बना दें तो ये परिवर्तित उपलक्षण दोष कहलाएगा। इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल है कि जैसे अधिक शराब पीने का प्रभाव देखकर कोई ये निर्णय निकाले कि मद्यपान हानिकारक है, इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए, तो यह विचार भी परिवर्तित उपलक्षण दोष या अविचारित सामान्यीकरण कहलाएगा। नेक्स्ट है मिथ्याकरण दोष, इसे हम काकतालीय दोष भी कहते हैं। अर्थात जो किसी दिए हुए कार्य का कारण न हो परंतु फिर भी उसको सत्य कारण समझने की भूल कर दी जाए, तो ये मिथ्याकरण तर्क दोष कहलाएगा। जैसे आदिवासियों का यह विश्वास है कि उनके ढोल पीटने से सूर्य ग्रहण से मुक्त होता है। इस प्रकार के सभी अंधविश्वास जो हैं मिथ्याकरण दोष के अंतर्गत आते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल और है कि बिल्ली का रास्ता काटने के कारण अशुभ काम होना। जब घर में आग लगी है तो सूरज तेज चमकता था, इसलिए सूरज घर जलने का कारण है। आया समझ में? इस तरह से कई एग्जाम्पल हैं जो मिथ्याकरण दोष को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है चक्रक दोष, पेटिशियो परसिपी, बेगिंग दी क्वेश्चंस, अर्थात निष्कर्ष की सत्यता को स्थापित करने के प्रयत्न में युक्ति को हम इस प्रकार से रख देते हैं कि वाक्य कुछ भी प्रमाणित न करके एक दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं। एक के दूसरे पर और दूसरे के पहले पर आश्रित होने के कारण ही चक्रक दोष उत्पन्न होता है। समझ में आया? यानी हमें अपनी कोई निष्कर्ष हमने प्राप्त कर लिया है, उसको सत्य स्थापित करना है, तो उसकी सत्यता को स्थापित करने के प्रयत्न में हम अपनी युक्ति को या वाक्य को इस प्रकार से प्रस्तुत करें कि उससे कुछ भी प्रमाणित ना हो, तो ये चक्रक दोष कहलाएगा। जैसे मेरा घर मंदिर के सामने है और मंदिर मेरे घर के सामने है। जब घूम फिर करके उसी निष्कर्ष पर जब हम पहुंचने का प्रयास करते हैं और कोई नया निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो उस युक्ति में चक्रक दोष होता है। नेक्स्ट है छल प्रश्न दोष। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। यह तब उत्पन्न होता है जब प्रश्नों की बहुलता जो है अज्ञात होती है, यानी एक मिश्रित प्रश्न का उत्तर मांगा जाता है, मानो वह केवल एक ही प्रश्न हो। जैसे, क्या आपने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी हैं? क्या आपने अपनी पत्नी को पीटना छोड़ दिया है? इन प्रश्नों का उत्तर यदि हाँ में दिया जाए या नहीं में दिया जाए तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि वह व्यक्ति ऐसा करता है। इस तरह के प्रश्न थाने में, पुलिस और कोर्ट में वकील द्वारा पूछे जाते हैं। इस तरह कोई इंस्पेक्टर को किसी
व्यापारी से पूछे कि क्या आपके भ्रामक विज्ञापन से आपकी बिक्री में वृद्धि हुई है, तो उसका उत्तर चाहे वह हाँ में दे या ना में दे, निरीक्षक यह कहेगा कि आप ये स्वीकारते हैं कि आपका विज्ञापन भ्रामक था। ठीक है। लास्ट है आपका प्रासंगिक तर्क दोष की लास्ट कड़ी है 13 नंबर पे, अर्थांतर सिद्धि। इग्नोरेंस एलेची यानी इररिलेवेंट कैलकुलेशन। कोई भी युक्ति जिसका उद्देश्य किसी विशेष निष्कर्ष की स्थापना करना होता है, किसी अन्य निष्कर्ष को सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो उसमें अर्थांतर दोष उत्पन्न हो जाता है। अदालतों में प्राय इस प्रकार की युक्तियां प्रयुक्त की जाती है, जैसे यह प्रमाणित करने की बजाय कि इस मुवक्किल ने हत्या की है, वकील जब हत्या एक अपराध है बताता है, तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि मुवक्किल ने हत्या की है, तो ये अर्थांतर दोष है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है कि चोरी की घटना के समय नौकर अपने कमरे में नहीं है, इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि चोरी उसने की है। यहाँ अर्थ का अंतर करते हुए असंगत निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयास किया गया है। ठीक है, ये कहलाएगा अर्थांतर तर्क दोष। थैंक यू।